कम युवाओं को तो भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है। अपना पल्ला झाड़ करके केंद्र सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स या राज्य सरकारों के रहम करम पर इन 45 साल से कम युवाओं को छोड़ दिया है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी जो होंगे वो प्रवासी मजदूर, हमारी माइग्रेंट लेबर होगी और गरीब लोग होंगे। जो युवा है गरीब सबसे ज्यादा इसके अंदर प्रभावित होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने इसमें पॉइंट नंबर 3 के अंदर अपने लिखा है कि केंद्र सरकार के जितने भी सेंटर्स हैं वहां पर केवल 45 वर्ष से ऊपर के लोग या जो हेल्थ केयर वर्कर्स या जो दूसरे और उन्होंने अभी तक के जिन लोगों को लगाते आए हैं उन्हीं लोगों को केवल लगाएंगे, टीका लगाएंगे, और दूसरे लोगों को 45 वर्ष से कम केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ दिया है। तो उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर उनके मुंह मांगी रकम के ऊपर और राज्य सरकारों के रहम करम के ऊपर 45 वर्ष से कम युवाओं को पूरी तरीके से छोड़ दिया गया है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम इसमें यह है, इसके अंदर करने की जरूरत है। दुख की बात यह है कि केंद्र सरकार ने इसकी कीमतें तय नहीं करी, इसकी कीमतें प्राइवेट उत्पादकों के हाथ में छोड़ दी है और उनके साथ में राज्य सरकारें जो नेगोशिएट करेंगी या प्राइवेट हॉस्पिटल जो नेगोशिएट करेंगे उसको कर दिया है। तो राज्य सरकारों को के लिए वैक्सीनेशन की कीमत केंद्र सरकार ने तय नहीं करी है। प्राइवेट उत्पादकों एवं प्रदाता के हाथों लूट एवं मुनाफाखोरी का यह लाइसेंस है। नई वैक्सीन पॉलिसी से प्राइवेट एवं राज्य सरकारों को भी केंद्र सरकार की कीमतों पर वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए, ये हमारी मांग है। तो जो रेट पे केंद्र सरकार को मिल रही है और अभी भी 250 रुपए केंद्र सरकार के इंटरवेंशन के बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर एक एक टीका की कीमत है, तो वही कंटिन्यू आगे किया जाना चाहिए। इसको आगे मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मांग है कि वैक्सीन निर्माताओं को कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। आज जो सप्लाई क्रेडिट की घोषणा करी है इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। पूंजीगत सहायता की आवश्यकता है ताकि इसके अंदर प्रोडक्शन ये बढ़ाया जा सके। कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने पत्र में लिखा था। जो कंपलसरी लाइसेंसिंग है उसके तहत जो हमारे जो फार्मा उद्योग हैं उनको और नए फार्मा उद्योगों को लाइसेंस दिया जा सकता है ताकि वो ये इन टीकाओं का निर्माण अपने फैक्ट्रीज में, अपने एस्टैब्लिशमेंट्स में कर सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्माता इसमें आ सके। अभी बहुत चुनिंदा कम निर्माता हैं और भारत की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा हम लोगों को टीकाकरण का हमारा अभियान है, तो कैसे केवल 2 या 3 फार्मा मैन्युफैक्चरर्स इसको कर पाएंगे? इसका केवल एक ही रास्ता है कंपलसरी लाइसेंसिंग का। इजराइल ने भी किया है इसके अंदर, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी चिट्ठी के अंदर लिखा है, और हमारे समय में भी हम लोगों ने कैंसर के दवाइयों के लिए 2011 के अंदर हम लोगों ने भी 2012 में, बल्कि 9 मार्च 2012 में हम लोगों ने भी, हमारी सरकार ने भी कंपलसरी लाइसेंसिंग करी थी। तो अभी भी ये कंपलसरी लाइसेंसिंग की जरूरत है, ये हमारी मांग है। चौथी मांग। पांचवी मांग जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जबकि नई वैक्सीन नीति विदेशों में स्वीकृत वैक्सीनों को आयात करने की अनुमति देती है, यह जरा भी स्पष्ट नहीं है कहीं पर कि कोई विदेशी निर्माता हमें निर्यात करने के लिए तैयार भी हुआ है कि नहीं, और इसके साथ यदि वह तैयार हुआ है तो क्या वह पर्याप्त मात्रा में और तय समय के अनुसार हमें दे पाएगा। यह भी स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार खुद विदेश में निर्मित टीके को आयात खुद करेगी और राज्यों को वो आवंटित करेगी या राज्य खुद जाकर के उसको खुद इंपोर्ट कर सकते हैं, यह भी कहीं पर भी इसमें स्पष्ट नहीं है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है जो 5 चीजें हैं कि नई टीकाकरण नीति के अंतर्गत केंद्र सरकार अपने उत्तरदायित्व से भाग रही है, राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल रही है, टीका निर्माताओं को अनुचित लाभ कमाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, और राज्यों के बीच और इसके साथ ही भारत के लोगों के बीच असमानता की स्थिति बदतर होगी। युवाओं के लिए खास तौर के पर 45 वर्ष से कम युवाओं के लिए बहुत ही खराब स्थिति आगे होने वाली है। और 1 मई को जब ये शुरू होगा तो हम सचेत करना चाहते हैं कि अराजकता जैसी स्थिति पैदा होगी जब कम उम्र के जब युवा आगे चाहेंगे कि उनको टीका लगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट मनमानी कीमतें वसूल करेगा। राज्य सरकारों के पास में उतनी ताकत, परचेजिंग पावर अलग अलग जगहों पे नहीं होगी। कुछ राज्यों के पास पैसा है, कुछ राज्यों के पास पैसे की स्थिति नहीं है।
तो कैसे जो है पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर समानता से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि हमारे युवाओं को, खास तौर के ऊपर 45 वर्ष से कम युवाओं को एक टीका एक समानता के साथ मिल जाए, तो उनके साथ में बहुत बड़ा हमारे देश के युवाओं के साथ यह अन्याय है। ये हम सचेत करना चाहते हैं कि 1 मई से हिंदुस्तान में अराजकता की स्थिति पैदा हो सकती है, जो ये सरकार की ये नई नीति है। दुनिया में अन्य किसी भी देश में किसी भी लोकतांत्रिक सरकार ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को बाजार की ताकतें, मार्केट फोर्सेस द्वारा निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा है। और इसके पीछे अच्छे कारण हैं जरूर पूरे के पूरे विश्व में। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा रचनात्मक सहयोग की भावना से सुझाए गए ये 5 सुझाव जो हम केंद्र सरकार के सामने रख रहे हैं, ये राष्ट्रीय आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार इसके ऊपर ध्यान से और गंभीरता से इसके ऊपर विचार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। Jairam sir, you don't want to add anything? He's requesting to open other questions. Thank you. I had requested friends to send their question in advance so that we do not have repetition and we wind up in time. The first question is to Sri Chidambaram. Sir, you are being asked, what would Congress... No, let them ask. I think they should ask themselves. Okay. In that case, I will request whoever has sent this question, please come and go ahead and ask what would Congress have done differently. Who had wanted to ask this question? Question must be asked by the questioner. Yes, sir, we try to do that. Viniji. Just read the name of the person who sent the question. I don't have the name. Anyway, I'll come. Go to the second question. Hand. Sunil Prabhu has raised his hand. Sunil, please come in. Thank you, Pranav. My question is to Mr. Chidambaram as well as to Mr. Jairam Ramesh. Yesterday the Finance Ministry explained to us the rationale behind why they have liberalized it so as to allow some amount of profit for vaccine manufacturers, especially in the other 50% and some impetus to go ahead. Are you opposed to that for vaccine manufacturers? Or what exactly is your... I can definitely understand that you have definitely misgivings about the poorest of the poor, but where has it stated that between 18 and 45, those poor people will not be denied in government hospitals? On the contrary, the right question to ask is, where has it been stated that between 18 to 45, the central government will fund the free vaccination program? Once you leave it to the state governments, then either the state governments have to fund it or the state governments have to charge. Either way, the central government is abdicating its responsibility to fund the vaccination program and is leaving it to the states or to the beneficiary individual. So the question to ask is, where has it been stated that between 18 to 45, vaccinations administered in public hospitals, especially to the poor, will be funded by the central government under the National Vaccination Program? As regards your first question, we are not against any manufacturer making a reasonable profit. But imagine the situation. 50% is preempted by the central government. 50% is available for state governments and for private hospitals. They will bid, obviously. If 29 states and maybe say 20 other hospital chains start bidding, who will get the vaccines? The highest bidder will get the vaccines. What about states which lose out on the bidding? And if there are 3 or 4 states which emerge as the highest bidders, how will the manufacturer allocate the quantities among the 3 states? Where is the formula? Where is the transparency? Unhealthy bidding, when there are only 2 suppliers and say 29 or 50 demanders, will only lead to unhealthy bidding and profiteering. And many, many bidders will be left out. What about the small states which have no resources? How will they bid and get a vaccine? These are the questions you should put to the Finance Ministry when they clarify blandly that we want them to have some profit. Of course, they should have some profit. They will fix a price. Let them fix the price, taking note of the profit. And let the central government, as Ajay said and the statement says, let the central government fix the price,
but at the same price, it should be available to the state governments. Thank you, sir. I'll move to the next question. Siddharth from ANI. सर नमस्कार सर, मेरा सवाल अजय माकन सर से है. सर आप लोग कह रहे हैं कि कई चीजें ऐसे पॉइंट्स आप लोगों ने रखे हैं कि जो कहीं ना कहीं एक कमी बता रहा है एक नई वैक्सीन पॉलिसी में. सवाल ऐसा उठता है कि क्या प्रधानमंत्री को ऐसे में अपोजिशन पार्टीज के साथ मीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अभी वायरोलॉजिस्ट के साथ मीटिंग करी है, डॉक्टर्स के साथ करी है, वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ मीटिंग कर रहे हैं, अपोजिशन के साथ भी होनी चाहिए. और दूसरा कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जो स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, कई स्टेट्स ऐसी पॉपुलेशन ज्यादा, इनकी वैक्सीन को ज्यादा चाहिए होगी, तो एकदम से वो फंड्स कहाँ से लाएंगे? तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में एक सामंजस्य बैठाने के लिए कोई टास्क फोर्स या कोई इस तरीके का बोर्ड का भी गठन होना चाहिए. देखिए, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों में बिहेव किया है, मैं इस समय पे ये शब्द का इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखा था और बहुत ही स्टेट्समैन लाइक वो चिट्ठी थी. और उस चिट्ठी के अंदर मैं नहीं समझता कि उस चिट्ठी के अंदर जिस तरीके से जवाब डॉक्टर हर्षवर्धन ने उस चिट्ठी में दिया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार की सोच कैसी है. तो वो लोग जो हैं दूसरों किसी से सलाह करना, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति जिसका 10 वर्ष का जिनका अनुभव प्रधानमंत्री का और जिनका इतना विश्वव्यापी अनुभव है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहीं पर भी लेश मात्र पॉलिटिक्स की कहीं पे बात नहीं करी और स्टेट्समैन लाइक जो सुझाव जो कर सकते थे वैसी चिट्ठी लिखी. लेकिन उसका एक्नॉलेजमेंट तक के प्रधानमंत्री जी का नहीं आया, बल्कि उन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर से उसको एक्नॉलेज कराया. तो आप सोच सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है. राहुल गांधी जी ने 8 अप्रैल को चिट्ठी लिखी और उसका भी कोई एक्नॉलेजमेंट, जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी के सबसे बड़े हमारे लीडर हैं, उनकी तरफ से भी कोई वापस जवाब. तो ऑल पार्टी मीटिंग की तो बात दूर, कम से कम हम लोगों की चिट्ठी को एक्नॉलेज करके उसको रिस्पेक्टफुली उसका जवाब तो इन लोगों को देना चाहिए. और सब लोग हम लोग भी जो सुझाव दे रहे हैं, ये अपने इतने बड़े हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है उसको पीछे रख करके हम लोगों के सुझाव आ रहे हैं. हम लोग कोई एकदम से ऐसे सुझाव नहीं दे रहे, और सब डुएबल वर्केबल लोगों के हितों को ध्यान में रख करके, खासतौर पे गरीब लोगों के हितों में ध्यान रख करके सुझाव दिए जा रहे हैं. Thank you, sir. Next question, Rakesh Kapoor ji wants to ask. राकेश जी आगे. जयराम जी कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पे सर? जरा. Okay. Rakesh ji, you are not there. Niyamika, please come in. Niyamika from No, I am here very much, Mr. Pranav. Please go ahead, sir. Am I audible? Yes. Okay. Sir, my question is to Mr. Chidambaram. I have read your tweet also, sir. And in this press conference, you have raised some pertinent points. And the most pertinent point, according to me, how can an elected government differentiate with other elected governments by virtue of differentiating between the people of the country, between the countryman and the most deserving person, so far vaccination is concerned, the person who is below the poverty line or at the cusp of this line. So you are depriving their rightful vaccination by announcing such policy and keeping at par with the state governments with the open market. That is my question. We entirely agree with you. Please write or broadcast your statement. And if you are a newspaper, please ask your editor to write an editorial on these lines. We entirely agree with your statement. No, my point is that it is the point of constitutional property, constitutional morality also, sir. You are constitutional expert of the country. You know better than me. You know better than rest of the persons. No, we agree with you. We agree with you when you allow
29 states and private producers who are unequally placed Yes. to bid for vaccines, you are discriminating. In fact, many states will lose out on the bidding. They will not get any vaccines. I sincerely hope that the chief ministers will ponder over the modified vaccine policy announced yesterday, will consider the statement that we are issuing today, and we will make sure that this statement is sent to the state governments also, to the chief secretaries. And they will consider and they will raise the issue of discrimination between relatively well-to-do states and the relatively poorer and the smaller states. There is clear discrimination here. Okay, thank you. Thank you. Niyamika, please come in now. Sir, my question is on another issue. As we are witnessing once again a mass exodus of migrant workers from the national capital to their native places. Sir, why is it happening once again? Because last year also we have seen a similar kind of situation. Do you believe that there is some kind of trust deficit with the government? And as suggested by the Congress party, if the state governments will give money in the hands of these people, do you believe these states are in a situation to do so because they are already under the financial burden due to COVID crisis? So what kind of suggestions do you want to make to the central government as well as to the state governments? Does Jairam wish to answer the question? Jairam? Unmute yourself. Sorry, go ahead, sir. Go ahead. I'll answer it. No, please answer the question. Sorry, sir. Can you repeat the question, please? Niyamika? Sure, sir. Sir, my question is that we are once again witnessing a mass exodus of migrant laborers from the national capital. A similar kind of situation happened last year as well. Do you believe that there is some kind of trust deficit with the government? And as suggested by the Congress party, do you believe that state governments are in a position right now to provide money in the hands of these people, because the states are already under the financial burden due to corona crisis? So what kind of suggestions do you want to make as well as to the state governments? I think one suggestion that has been made by the Congress president, the suggestion that has been made by the former Congress president, in fact, it's the only suggestion that is of relevance in today's context, which is a monthly income transfer of 6,000 rupees to the account of every eligible citizen. See, there is the economic situation is not getting any better. The states are under severe financial stress. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।